हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम तिलहनी फसलों की चर्चा आरंभ करेंगे और तिलहनी फसलों में सबसे प्रमुख फसल आती है मूंगफली। हालांकि प्रमुख की तो बात करें तो भारत के दृष्टिकोण से तो तिलहनी फसलों के उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान तो सोयाबीन का है और नंबर 2 पे सरसों आती है, नंबर 3 पे मूंगफली आती है। हम कुछ समय पहले मूंगफली सबसे टॉप पे थी, सबसे प्रथम स्थान पर थी तिलहनी फसलों में भारत में, लेकिन वर्तमान में तिलहनी फसलों में सबसे बड़ा योगदान सोयाबीन का है भारत की कंडीशन की बात करें तो हम। जबकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरसों का पहला स्थान है। सबसे बड़ा योगदान जो है सरसों का है तिलहनी फसलों में राजस्थान में, जबकि भारत देश की तिलहनी फसलों में सबसे बड़ा योगदान है सोयाबीन का। तो ये सोयाबीन काफ़ी क्षेत्रफल और एरिया इसका बड़ा है, इस कारण से ऐसा हुआ है। और आज हम मूंगफली का टॉपिक चालू करेंगे। खरीफ की तिलहनी फसलों में सबसे प्रथम, खरीफ की तिलहनी फसलों में मतलब प्रमुख फसल जो मूंगफली है उसके बारे में चर्चा करेंगे हम। हालांकि सोयाबीन भी खरीफ की ही तिलहनी फसल है और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में स्थिति अलग है। राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में तो सरसों का योगदान सबसे ज़्यादा है। आज हम मूंगफली की बात करेंगे। मूंगफली को कई नाम है भैया, देखो ग्राउंड नट भी कहते हैं मूंगफली को, इंग्लिश में अर्थ नट भी कहते हैं, कई जगह मंकी नट भी कहते हैं, कई जगह पी नट भी कहते हैं। ग्राउंड नट, अर्थ नट, मंकी नट, पी नट, इतने सारे नाम है मूंगफली के। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है मूंगफली को। मूंगफली जो है लेग्यूमिनेसी कुल की सदस्य है, जिसमें जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती है राइजोबियम बैक्टीरिया की। एरेकिस हाइपोजिया इसका बोटनिकल नाम है, वानस्पतिक नाम है इसका एरेकिस हाइपोजिया। और हाइपोजिया से आप समझते हैं अधोभूमिक अंकुरण होता है। हाइपोजियल पढ़ा ना पन्ने, जब अंकुरण पढ़ा था हमने तो हाइपोजियल अंकुरण किन किन फसलों में पाया गया? मूंगफली में हाइपोजियल पाया जाता है। हालांकि खरीफ की हमने देखा था सारी खरीफ की दालों में एपीजियल अंकुरण होता है सिवाय मूंगफली और अरहर के, हैं? तो ये अपवादों में था ये मूंगफली, और इसमें हाइपोजियल अंकुरण होता है और इसके बोटनिकल नाम में भी स्पष्ट है कि इसमें हाइपोजियल अंकुरण होता है। मूंगफली में गुणसूत्रों की बात करें तो 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं। मूंगफली का उत्पत्ति स्थल ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका का एक कंट्री है ब्राजील। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की फसलें भारत से काफ़ी मिलती जुलती है और मूंगफली का उत्पत्ति स्थल वहीं था। उसके बाद दूसरे देशों में वो फैला था और उत्पत्ति स्थल ब्राजील है। हालांकि उत्पादन में भी ब्राजील, मूंगफली का सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उत्पादन भी ब्राजील में ही होता है और भारत दूसरे स्थान पर आता है मूंगफली में वर्ल्ड में। पहले स्थान पर ब्राजील है और दूसरे नंबर पर भारत आता है। आपके मूंगफली के क्लाइमेट की बात करें तो, जलवायु की बात करें तो मूंगफली एक ट्रॉपिकल प्लांट है। मूंगफली एक उष्ण कटिबंधीय पौधा है। मूंगफली को ज्यादा नमी और ज्यादा गर्मी की आवश्यकता होती है। ट्रॉपिकल का मतलब हमने चर्चा पहले भी कर चुके हम क्लाइमेट में। ट्रॉपिकल उष्ण, हाई टेम्परेचर प्लस हाई ह्यूमिडिटी। क्या चाहिए? ह्यूमिडिटी, हॉट एंड ह्यूमिड वातावरण चाहिए, गर्म और नम वातावरण चाहिए। काय को? मूंगफली को। इसलिए खरीफ में फसल उगाई जाती है। खरीफ में नमी भी होती है और गर्मी भी होती है। तो उष्णकटिबंधीय पौधा है, ट्रॉपिकल प्लांट है। न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो मूंगफली बहुत ही रिच न्यूट्रिशन वैल्यू रखती है, क्योंकि इसमें 25% तो प्रोटीन पाई जाती है और 48 से 50% तेल की मात्रा पाई जाती है। देखिए अब 48% तो वसा होती है और 25% प्रोटीन होती है और कार्बोहाइड्रेट मात्र 10% होता है। खरीफ की फसलों की प्रमुख फसल तिलहनी फसल है। उत्पादन में ब्राजील पहला स्थान है, भारत दूसरे स्थान पर आता है। भारत की बात करें तो उत्पादन में गुजरात का नंबर 1 है। जैसे
हमारे भरतपुर में सरसों का अनुसंधान केंद्र संस्थान है, सेवर भरतपुर में है कि नहीं है, उसी प्रकार से मूंगफली का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र जूनागढ़ में स्थित है, जो गुजरात में स्थित है। जूनागढ़ गुजरात में स्थित है, राष्ट्रीय मूंगफली अनुसंधान केंद्र वहां पर स्थित है। आगे हम चलेंगे। भारत में तिलहन के उत्पादन व क्षेत्रफल में मूंगफली पहले स्थान पर है। बिल्कुल इस बात को आप सही कर लें, दुरुस्त कर लें। इसमें अब पहला स्थान जो है, उत्पादन में पहला स्थान इसमें सोयाबीन का आ चुका है। मतलब तिलहनी फसलों में पहला स्थान सोयाबीन का है, दूसरा स्थान सरसों का है और वर्तमान में मूंगफली तीसरे स्थान पर आती है। इसको सही कर लें। नंबर 2, नंबर 3 सोयाबीन का योगदान सबसे ज्यादा तेल में, उस भारत की बात कर रहे हैं हम, सरसों का नंबर 2 पे और मूंगफली का नंबर 3 पे आता है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सरसों पहले स्थान पर आती है। क्या आती है? सरसों नंबर 1 पोजीशन पर आती है। तो उत्पादन के मामले में हम राजस्थान की बात करें, जिलों की बात करें, तो सबसे ज्यादा मूंगफली बीकानेर में होती है। भैया कहां पे होती है? बीकानेर में होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंगफली के अंकुरण के लिए और प्रारंभिक वृद्धि के लिए टेम्परेचर जो चाहिए मूंगफली को 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। तेलों की बात करें, हमारे देश में एक आदमी प्रति व्यक्ति 10.5 किलो 10.6 किलो तेल का उपभोग होता है। और उन तेल की आपूर्ति कहाँ से होगी? आपकी सोयाबीन से होगी, आपकी सरसों से होगी, आपकी मूंगफली से होगी, विभिन्न फसलों, और भी छोटी तिल है, और भी फसलों से होती है। प्रमुख फसलें यह है। तो भारत में प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष, प्रति व्यक्ति एक साल में 10.6 किलो तेल की आवश्यकता उपभोग है। मतलब हम मूंगफली की बात करेंगे हम, तो मूंगफली में जो पूरी मूंगफली होती है, उसका उपयोग जो मुख्य रूप से है वो प्रमुख रूप से तो तेल में होता है। 81% मूंगफली का उपयोग तेल निकालने में किया जाता है। 12% मूंगफली का उपयोग हर साल बीज बनाने में बीज के लिए काम आ जाएगा, हर साल बुआई करेंगे। और 6% मूंगफली घर डोमेस्टिक यूज होता है, घर में खाई जाती है घरों में। और 1% मूंगफली का एक्सपोर्ट होता है। ये मूंगफली का जो रेशियो है, उपयोग है मूंगफली का, वो इस प्रकार से होता है। क्योंकि मूंगफली का एक्सपोर्ट भी होता है, इसलिए ये विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाली फसल है। मूंगफली एक ऐसी फसल है, उसका पूरा का पूरा शरीर काम में आता है। मूंगफली निकाल लेंगे, मूंगफली के बाद चारा बचता है और उसका जो मूंगफली का तेल निकालने पर उसकी खली काम आती है। चारा भी इसका बहुत ही उपयोगी और पशु बड़ी चाव से खाता है। प्रोटीन युक्त चारा होता है इसमें। और इसकी जो मूंगफली है, मूंगफली की जो खली है, खली बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इसमें खली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी खलियों से सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। प्रोटीन की मात्रा इसमें पाई जाती है भैया, करीब 36% प्रोटीन पाई जाती है। 35-36% प्रोटीन पाई जाती है। 36 से 42% प्रोटीन पाई जाती है। देखो बताओ कैसे पाई जाती है, बताता हूं आपको मैं। मूंगफली की खली में 6 से 7% नाइट्रोजन होती है। एक्चुअली में क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और नाइट्रोजन से प्रोटीन की मात्रा की गणना की जा सकती है। हमको पता है अगर 6% भी नाइट्रोजन माने तो 6.25 से गुणा करेंगे तो करीब 40% के आसपास प्रोटीन की मात्रा निकल जाएगी। 36 और 1.5 37%। तो ये तो हमने 6% से लिया है, और अगर 7% से लेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब करीब 37 या 38 से लेकर 42% तक प्रोटीन पाई जाती है, 38% से। और ये एक रेशियो है। नाइट्रोजन की मात्रा से प्रोटीन की मात्रा निकालने का तरीका है, नाइट्रोजन को हम 6.25 से गुणा कर देते हैं तो किसी भी पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा निकाली जा सकती है। किसी भी पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा को निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसमें 6.25 से उसको नाइट्रोजन की मात्रा को मल्टीप्लाई करके प्रोटीन की मात्रा की गणना की जा सकती है। मूंगफली में है जो तेल पाया जाता है, वो अभी चर्चा भी कर चुके अपन, 45 से 50% तेल पाया जाता है। मूंगफली में कितना तेल पाया जाता है? 45 से 50% तेल पाया जाता है। मूंगफली में जो छिलका और दाने का जो अनुपात होता है वो होता है भैया, छिलका और दाने का अनुपात होता है 1:2। क्या होता है?
एक अनुपात 2 छिलका और दाना। छिलका तो 1 होता है और दाना 2 होता है? छिलका अनुपात दाना, या इसको कर्नेल कह सकते हो। कर्नेल क्या होता है? 1:2। 33% अनुपात 66% भी कह सकते हो इसको। 33% अनुपात 66% भी कह सकते हो। कैसे? क्योंकि 66% कर्नेल परसेंटेज होता है। क्या होता है? गिरी का प्रतिशत होता है। गिरी प्रतिशत, दाने की परसेंटेज मात्रा कितनी परसेंट होती है? 66% होती है। कितनी होती है? 60 से 65, मतलब इसको 66 मानेंगे। 60 से 65% गिरी कर्नेल होती है। रेशियो के रूप में क्या हो गया? 1:2। छिलका 1 होता है और 2 क्या होता है? दाना होता है। और इसको अनुपात के मामले में 1:2 कहेंगे, परसेंटेज के मामले में 66% तो दाना और 33% छिलका। ये इसको कई बार पूछा जाता है, अनुपात में पूछा जाए तो ये अनुपात होता है इसका। मूंगफली को उगाने के लिए सैंडी सोइल की आवश्यकता होती है। मूंगफली को उगाने के लिए चिकनी मिट्टी बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि मूंगफली एक बिल्कुल अलग प्रकृति की फसल है। मूंगफली को जब उगाया जाता है तो मूंगफली में जब पुष्पन क्रिया होती है, पुष्पन के बाद उसमें पेगिंग बनते हैं और पेगिंग जो है भूमि के अंदर प्रवेश करते हैं। तो अगर चिकनी मिट्टी होगी तो पेगिंग क्रिया पूरी संभव नहीं होगी, वो भूमि में घुस नहीं पाएंगे। इसीलिए अभी समझाऊंगा आपको पेगिंग क्या होती है। इसीलिए मूंगफली के लिए सैंडी लोम मृदा सबसे उपयुक्त रहती है। कौन सी मृदा? सैंडी लोम मृदा, दोमट, बलुई दोमट है। बलुई, सैंडी लोम, बलुई दोमट बोलेंगे इसको। चिकनी मृदा में पेगिंग निर्माण नहीं होता है, ध्यान रखें आप। चिकनी मृदा नहीं लेते हैं मूंगफली में। क्या लेंगे? सैंडी प्रकृति की मृदा रखेंगे। उसमें भी कौन सी? सैंडी लोमी बोलते हैं इसको। मूंगफली की जब खेती करते हैं और जुताई क्रिया करते हैं मूंगफली में, तो बहुत गहरी जुताई मूंगफली में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही जब पेगिंग होती है तो अगर गहरी जुताई हमने कर रखी है तो मूंगफलियां भी बहुत गहराई पर जाके बनेगी, और ज्यादा गहराई पर मूंगफली बनेगी तो उसको निकालने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी मूंगफली भूमि में ही छूट जाएगी। इसलिए ज्यादा गहरी जुताई नहीं करें, बल्कि कैसी जुताई करेंगे? हल्की जुताई करेंगे। कैसी जुताई करेंगे? मूंगफली में हल्की जुताई की जाती है। मूंगफली में बुआई के समय की बात करें, खरीफ की फसल है। जून जुलाई में मानसून आने पर बुआई की जाती है, जून जुलाई में बुआई करेंगे। कटाई का समय, खरीफ की फसल है, सितंबर अक्टूबर में कटाई करेंगे। उर्वरकों की बात करें तो ये लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। राइजोबियम इसकी जड़ों में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन तो केवल स्टार्टर के रूप में 15 से 20 किलो ही देंगे। कितना देंगे? 15 से 20 किलो ही देंगे। और फास्फोरस की मात्रा 60 किलो डाली जाती है। फास्फोरस और पोटास की मात्रा हमेशा केवल और केवल बुआई के समय देते हैं, चाहे कोई भी फसल हो, एक ही बार डाली जाती है। जबकि नाइट्रोजन की फसल को 2 बार में प्रयोग किया जाता है। मूंगफली में तो 1 बार में प्रयोग करेंगे। मूंगफली में तो कब करेंगे? केवल बुआई के साथ 15 से 20 किलो, क्योंकि ये तो राइजोबियम होता है इसकी जड़ों में, तो ग्रंथियां पाई जाती है तो खुद बना लेगा। मैं अन्य फसलों की बात कर रहा हूं, मैं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के प्रयोग करने के समय की चर्चा कर रहा था, इसीलिए बताया। मूंगफली की फसल में, या मूंगफली की फसल क्या कहें, तिलहनी फसलों में सभी में जिप्सम का बहुत ज्यादा योगदान है। दलहनी फसलों में और तिलहनी फसलों में दोनों में ही जिप्सम बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जिप्सम के प्रयोग से तेल की मात्रा बढ़ती है। इसमें जिप्सम में क्या होता है? जिप्सम में गंधक होता है। जिप्सम होता है जिप्सम कैल्शियम सल्फेट। जो गंधक होता है वो तेल की मात्रा बढ़ाता है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाता है। दालों में तो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाएगा और तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता कौन? गंधक। और कैल्शियम जो होता है ये बहुत ही अच्छा मृदा सुधारक है। मृदा को भुरभुरी बनाने में, मृदा में एरेशन, हवा वातायन बढ़ाने में बहुत अच्छा योगदान होता है। भूमि की भौतिक दशा को सुधारने में बहुत अच्छा योगदान होता है। राजस्थान की मृदाओं में जिप्सम एक बहुत ही घी का काम करता है। विशेष रूप से तिलहनी और दलहनी फसलों में इसको टॉनिक के रूप में डाला जाता है।
हालांकि जिप्सम को क्षारीय भूमियों को सुधारने में भी काम में लिया जाता है, लेकिन यहां पर हम मूंगफली में एक टॉनिक, एक पोषक तत्व आपूर्ति के हिसाब से प्रयोग करेंगे। 1 महीने पहले हमेशा ध्यान रखें, जिप्सम का प्रयोग बरसात आने के लगभग 1 महीने के पहले प्रयोग किया जाता है जिप्सम का। और 2 तरह का प्रयोग है, एक तो इसको पोषक तत्व के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो मात्र इसकी मात्रा कितनी चाहिए, 200 से 500 किलो मात्रा चाहिए। और अगर भूमि सुधार के लिए आवश्यकता मात्रा लेंगे तो उसमें ज़्यादा मात्रा डालेंगे अपन। क्षारीय मृदाओं में इसकी ज़्यादा मात्रा डाली जाती है। यहाँ पे हम एक तरह से टॉनिक के रूप में कैल्शियम और सल्फर की आपूर्ति के लिए डालेंगे। और ये 30 दिन पहले प्रयोग करते हैं। जिप्सम का प्रयोग 200 से 500 किलो मूंगफली की खेत में बुआई से 30 दिन पहले प्रयोग की जाती है। इससे तेल की मात्रा बढ़ेगी और दाना सुडौल बनता है। खेती के समय एक विशेष बात जो ध्यान रखनी है, मूंगफली की फसल में पेगिंग क्रिया शुरू होने के बाद, क्या शुरू होने के बाद, मूंगफली में जब पेगिंग सुइयां बनने चालू हो जाती है, अभी समझाऊंगा आपको सुइयां क्या होती है। सुइयां बनने के शुरू होने के बाद निराई गुड़ाई बिल्कुल नहीं की जाती है। मूंगफली में अंतिम निराई गुड़ाई पुष्पन तक करते हैं। पुष्प बनने लग जाएं उसके बाद निराई गुड़ाई नहीं की जाती है, क्योंकि अगर निराई गुड़ाई करेंगे हम तो उसके जो सुइयां बनना आरंभ हो जाती है, पेगिंग बनना आरंभ हो जाती है, उनको नुकसान हो जाएगा, और उनको ही नुकसान हो जाएगा तो मूंगफली बनेगी ही नहीं। इसलिए निराई गुड़ाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। मूंगफली में पुष्पन तक ही करते हैं। पुष्पन निर्माण के फूल बनने के बाद या पेगिंग शुरू होने के बाद जो है निराई गुड़ाई नहीं करते हैं मूंगफली में। मूंगफली के पौधे 2 प्रकार के होते हैं एक्चुअल में। एक तो होती है जातियां, फैलने वाली जातियां, और एक गुच्छेदार जातियां। उनकी भी अभी चर्चा करूंगा, आगे मैं समझाऊंगा आपको किस प्रकार से होती है। तो मूंगफली में अगर फैलने वाली जातियां हैं तो उसकी जो बुआई करेंगे वो 45 सेंटीमीटर तो कतार से कतार की दूरी और 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी। और अगर गुच्छेदार है तो उसमें पौधे से पौधे की दूरी को घटाकर 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, ठीक है। और वो पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखी जाती है। इस प्रकार से दूरी पर पौधों को बोया जाता है। और जो गहराई रखते हैं बीज की वो 5 से 7 सेंटीमीटर पर मूंगफली की बुआई की जाती है। 5 से 7 सेंटीमीटर पर बुआई की जाती है। बुआई के 1 महीने बाद, मूंगफली की फसल में बुआई करने के 1 महीने बाद पौधे के आसपास मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जाता है। अर्थिंग अप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अर्थिंग अप। ये इंपॉर्टेंट क्रिया है भैया मूंगफली में। हालांकि इसको गन्ने में भी करते हैं, तो गन्ने में तो करते हैं पौधों को गिरने से बचाने के लिए। सूरजमुखी में करते हैं अर्थिंग अप, गन्ने में करते हैं अर्थिंग अप, यहां तो करते हैं पौधों को गिरने से बचाने के लिए। परंतु मूंगफली में जो अर्थिंग अप करते हैं, मिट्टी जड़ों पर जो मिट्टी चढ़ाते हैं, वो पेगिंग में सहायक होती है। जब पेगिंग क्रिया होती है तो उसमें जल्दी पेगिंग जब भूमि की तरफ गमन करते हैं तो उनको जल्दी मिट्टी मिल जाती है, तो जल्दी ही पौध बनना आरंभ हो जाते हैं। इसलिए अर्थिंग 30 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाने की क्रिया की जाती है, जिसको अर्थिंग अप कहते हैं। हम बीज दर की बात करें, फैलने वाली किस्मों में मूंगफली की 2 किस्में होती है, एक तो फैलने वाली और एक गुच्छेदार। तो जो फैलने वाली किस्में हैं उसमें तो बीज रखेंगे हम 60 से 80 किलो, क्योंकि उसको थोड़ी दूरी पर बोते हैं। 45 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखी थी ना, जबकि गुच्छे वाली किस्मों में थोड़ा नजदीक बोते हैं। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखी थी, इसलिए बीज दर थोड़ी ज्यादा होती है। 100 किलो बीज की आवश्यकता होती है मूंगफली में। मैं मूंगफली में बार बार एक सुइयां बनने की बात कर रहा हूं, पेगिंग क्रिया की बात कर रहा था। तो पेगिंग एक्चुअली में होती क्या है देखिए आप, पहले इसको समझा देता हूं आपको मैं डायग्राम में। इस स्लाइड में देखो दे रखा है। किसी भी फसल में ऐसा नहीं होता है मूंगफली के अलावा। मूंगफली में एक अजीब सी क्रिया होती है, देखिए आप क्या होता है। देखो मूंगफली में, मूंगफली का एक पौधा है। मूंगफली का पौधा जब परिपक्व होने लगता है, उसमें जब फूल बनते हैं तो ऊपर फूल तो सही है, फूल बन गए, ये बन गया फूल, ये फूल बन गया, ये फूल बन गया, और ये भी फूल ही थे। देखो ये फूल ही है। सारे फूल बनने के बाद फूल, ये फूल ही तो है, नीचे चला गया है। फूल बनने के बाद
उसमें निषेचन होता है। एक बात तो ये बता दूं कि मूंगफली का जो पौधा होता है उसमें केवल मूंगफली के फसल में केवल और केवल स्वपरागण होता है। क्या होता है? केवल और केवल स्वपरागण होता है। मूंगफली के पौधे में केवल स्वपरागण क्यों होता है? क्योंकि मूंगफली के जो फूल होते हैं वो क्लिस्टोगेमी होते हैं। क्या होते हैं भैया? क्लिस्टोगेमी। ये क्लिस्टोगेमी क्या होता है? मूंगफली के उन फूलों को क्लिस्टोगेमी कहते हैं जो फूल खुलते ही नहीं है। खुलने से मतलब उसके फूल में क्या होता है? कोई भी फूल होता है उसके अंदर देखो बीच में तो एक जायांग होता है, इसके चारों तरफ पूमंग लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? पूमंग लगे होते हैं। उसके बाहर दल और बाह्य दल होते हैं। तो ये दल और बाह्य दल इस फूल को घेरे हुए रहते हैं, यानी घेरे हुए रहते हैं। वो फिर खुलता है। खुलने की क्रिया होती है सभी फूलों में, खुलने की क्रिया होती है। वो खुलने की क्रिया मूंगफली के फूल में होती ही नहीं है, बंद ही रहता है। जब कोई फूल बंद ही रहेगा तो बाहर का परागण तो हो ही नहीं सकता। क्या? पर परागण तो इन फूलों में हो ही नहीं सकता। तो ये फूल क्लिस्टोगेमी होने के कारण केवल स्वपरागण होता है। एक बात तो ये खत्म कि मूंगफली में स्वपरागण होता है, और वो इसलिए होता है क्योंकि इसे फूल क्लिस्टोगेमी होते हैं, क्योंकि ये फूल खुलते नहीं है। तो ये फूल है, जैसे ये फूल आया, यहाँ फूल आया, ये फूल थे, सारे फूल ही तो थे, नीचे चले गए। देखो आप, ये फूल थे, फूल में जैसे ही निषेचन हुआ, बंदी फूल है, उसमें नर जननांग से परागकण निकलकर निषेचित किया, और जो ही निषेचन हुआ और निषेचन होने के बाद जो इसका पुष्पव्रंत होता है, जैसे ये समझाता हूं, यहां पे कोई फूल आ रहा है, यहाँ पे कोई फूल आ रहा है, और यहाँ पर इसमें जो ही निषेचन होगा तो इसका जो पुष्पव्रंत है, ये पुष्पव्रंत जो है, ये पुष्पव्रंत तीव्र गति से वृद्धि करता है। किधर वृद्धि करता है? भूमि की तरफ। ये देखो, ये इस चला गया, ये भी जा रहा है, नहीं जा रहा? ये तीव्र गति से वृद्धि करता है, और वृद्धि करने के भूमि की तरफ, मिट्टी की तरफ करता है, और जो ही उसको भूमि मिल जाती है तो उसके अंदर ये एंटर होता है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इसके लिए रेतीली मृदा चाहिए, रेतीली, वरना ये घुस ही नहीं पाएगा अंदर। ये जो फूल नीचे आ रहा है, अगर इसको चिकनी मिट्टी मिल गई तो इसमें घुस ही नहीं पाएगा, ये पेगिंग क्रिया ही होगी, मूंगफली नहीं बनेगी। तो जो ही निषेचन हुआ और ये पेगिंग, जो क्या बोलते हैं, ये जो धागे हैं ना, ये पुष्पव्रंत जो वृद्धि करते हैं, ये पेगिंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये पेगिंग कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये पुष्पव्रंत तीव्र गति से भूमि की तरफ, किसकी तरफ? भूमि की तरफ। किसकी तरफ? क्या बोलते हैं? गुरुत्व की तरफ, गुरुत्व बल की ओर। किधर की तरफ? गुरुत्व बल की ओर। किधर की तरफ? प्रकाश से उल्टी दिशा में। प्रकाश तो ऊपर होता है, ऊपर होता है, और ये उल्टी दिशा में गमन करती है। ठीक है ना बात? तो भूमि की तरफ गमन करने लगती है ये सुइयां, और यहाँ पर सैंडी सोइल होती है, तो ये जल्दी आसानी से अंदर घुस जाती है, और अंदर घुसकर इस प्रकार से मूंगफलियों का निषेचित हो गया, और ये फल बन गया भैया। क्या बन गया? फूल से जो फूल अंदर घुसे ये फल बन गए, और इनके फल को पोड कहते हैं। क्या कहते हैं? मूंगफली के फल को पोड कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज है। एक तो मैंने आपको बताया था बुआई के 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ानी चाहिए पौधे की जड़ों के पास, कहा था ना? तो मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा? जल्दी ये मृदा मिल जाएगी और इन फूलों को घुसने की जगह मिल जाएगी। दूसरा, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना तो ये फूल अंदर ही नहीं घुस पाएंगे, हैं? तो इस क्रिया को पेगिंग क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से निषेचन होने के बाद फूलों का, निषेचित फूलों का भूमि की ओर, किसकी ओर? गुरुत्वानुवर्ती गमन। क्या हो गया? गुरुत्व बल की ओर जो गमन हुआ, गुरुत्वानुवर्ती है जो गमन हुआ, इसको पेगिंग क्रिया कहते हैं। और फिर ये जो फूल नीचे घुसे भूमि के अंदर, इनको जाके आगे ये मूंगफलियां बन गई, पोड बन गई। पोड कहते हैं मूंगफली को। क्या कहते हैं? मूंगफली के फल को पोड कहते हैं। ये क्रिया पेगिंग क्रिया है। तो पेगिंग क्रिया को ये मैंने आपको डायग्राम में समझाया है। अब पेगिंग क्रिया के बारे में कुछ बिंदु है, उन पर भी चर्चा कर लो। ये क्या होते हैं? भूमि में मूंगफली बनने की क्रिया को पेगिंग क्रिया कहते हैं। ठीक है, सुइयां कहते हैं। मूंगफली के खेत में अधिक गहरी जुताई नहीं करनी चाहिए।
अधिक गहरी जुताई कर लेंगे ना अगर ज्यादा गहरी जुताई कर ली और ज्यादा जगह मिलती चली गई तो ये मूंगफलियां और गहराई पे जाती चली जाएगी भैया, और ज्यादा गहराई पे चली जाएगी तो मूंगफलियां निकालने में कठिनाई हो जाएगी। इसीलिए मूंगफली में अधिक गहराई पर जुताई नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और फिर मूंगफली निकालने में कठिनाई आएगी। मूंगफली जो पैगिंग क्रिया है, जो सुइयां नीचे की तरफ गई, ये क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। क्या हुआ? भूमि की तरफ धनात्मक, इसको बोलेंगे धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। क्या बोलेंगे? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती गमन हो गए। क्या हो गया? गुरुत्वानुवर्ती, गुरुत्व बल की ओर, पॉजिटिव है। तो ये गति हो, इसको गति कहते हैं एक्चुअल में। क्या कहते हैं? सुइयों की गति कहते हैं। जो पौधों में गतियां, ये भी एक चैप्टर है, बॉटनी का एक चैप्टर है, पौधों में गमन या गतियां। गतियां होती पौधों में, किस किस प्रकार से गतियां होती? नंबर 1 सुने। जैसे कोई पौधा है, पौधा प्रकाश की ओर बढ़ता है। काहे की ओर बढ़ता है? ये सारे पौधे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, सारे पौधे ही प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो प्रकाश की ओर पौधों का जो बढ़ना है उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाशानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन यानी लाइट ट्रोपिज्म है, फोटोट्रोपिज्म कहेंगे इसको, प्रकाश की तरफ गमन करना। ऐसे ही सभी पौधों की जो जड़ें हैं वो किधर गति करती है? नीचे गति करती है। इसको बोलते हैं गुरुत्वानुवर्ती। क्या बोलते हैं? गुरुत्वानुवर्ती कहते हैं। इसको कहेंगे जड़ों का गमन क्या होता है? गुरुत्वानुवर्ती होता है। पौधे के तने का गमन कहता है प्रकाशानुवर्ती होता है। अब इसको भी 2 भागों में बांट सकते हो। देखो कैसे बांट सकते हो? धनात्मक और ऋणात्मक। ध्यान से सुनेंगे। प्रकाशानुवर्ती, धनात्मक प्रकाशानुवर्ती, पौधे का तना धनात्मक जा रहा है, प्रकाश की ओर जा रहा है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, जड़ें हो गई इसका नाम, जड़ें प्रकाश से उल्टी दिशा में जा रही है। ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती हो गई ना, प्रकाश से उल्टी दिशा में जाना। ऐसे ही गुरुत्वानुवर्ती को 2 भागों में बांट सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। यानी धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती जड़ें हो गई जो कि गुरुत्व बल की ओर जा रही है, और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती क्या हो गया? तना हो गया। क्या हो गया? ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती गुरुत्व बल से उल्टी दिशा में वृद्धि कर रहा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कई बार पूछा गया है। हालांकि पैगिंग से रिलेटेड बात कर रहे थे हम, क्योंकि यहां पर ये चर्चा इसलिए करी हमने क्योंकि किसी भी फसल का फूल, हमें सारे पौधों के फूल ऊपर ही गमन करते हैं, पर मूंगफली में नीचे की ओर गमन कर रहे हैं फूल, और उससे मूंगफली बन रही है। इसलिए यह चर्चा यहां पर करनी हमको पड़ी है। ठीक है, इसके बाद चर्चा करते हैं हम, मूंगफली का फूल क्लिस्टोगेमी होता है। ये बताया था मैंने आपको, मूंगफली का फूल खुलता ही नहीं है, बंद ही रहता है, इसलिए इसमें स्वपरागण ही होगा। नर मादा अंदर ही रहते हैं, अंदर स्वपरागण कर दिया, पर परागण तो होगा ही नहीं, क्योंकि फूल खुलेगा ही नहीं, तो बाहर का परागण कैसे होगा? इसलिए स्वपरागण ही होता है मूंगफली में। ये हमने चर्चा करी आपसे। इस प्रकार से ये सुइयां बनने की क्रिया होती है। फूल में जो ही निषेचन होता है और फूल भूमि धरातल की ओर, गुरुत्व बल की ओर गमन करके और मृदा में जाकर इस प्रकार से मूंगफलियों का निर्माण करते हैं। अब हम मूंगफली में होने वाली विभिन्न किस्मों की चर्चा करते हैं, क्योंकि मूंगफली 2 प्रकार की होती है, एक तो फैलने वाली और एक गुच्छेदार। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डायग्राम समझा दूं कि मूंगफली देखो इस प्रकार की होती है। ये है फैलने वाली मूंगफलियां, देखो आप नीचे जड़ के अंदर किस प्रकार से फैली है। और ये है भैया ये मूंगफली गुच्छेदार। ये मूंगफली को पौधे को उखाड़ लिया, उखाड़ने के बाद बता रहे हैं ये जड़ में से निकाल कर इस प्रकार से देखो फैली हुई मूंगफलियां लग रही है इसके तने पर, और इसमें गुच्छेदार मूंगफलियां एक जगह लग रही है। तो ये इस प्रकार की जातियां होती है। अब जातियां जो होती है इनकी अलग अलग किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में? देखो, फैलने वाली को तो इसका नाम ही अलग है, बॉटनिकल नेम, नाम ही बॉटनिकल नेम अलग, एरेकिस हाइपोजिया, इसकी वैरायटी अलग है। प्रोकम्बेंस फैलने वाली, प्रोकम्बेंस, और झूमका या गुच्छेदार या झूमका जातियां हैं, गुच्छेदार या झूमका जातियां, उसका नाम है एरेकिस हाइपोजिया, वैरायटी फास्टिजिएटा।
क्या नाम है? फास्टिजिएटा। तो दो प्रकार की किस्में हैं और इनके विभिन्न जो किस्में हैं जिनको उगाया जाता है उनको कौन कौन सी देखिए आप। हालांकि इनकी विशेषता भी देख लेता हूं मैं आपको। फैलने वाली जातियों की पत्तियों का रंग ज्यादा गहरा हरा होता है, जबकि इन पत्तियों का रंग हल्का हरा होता है। एक तो ये अंतर होता है। फूल दोनों में देरी से आते हैं, पकने में 130 दिन लग जाते हैं इसमें, और इसमें पकने में 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसमें सुसुप्ता अवस्था पाई जाती है। काय में? मूंगफली में। मूंगफली में सुसुप्ता अवस्था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डोरमेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है मूंगफली में। वो इसलिए होती है, पता आपको, मूंगफली में सुसुप्ता अवस्था पाई जाना, मूंगफली में सुसुप्ता अवस्था का होना आवश्यक है। कुछ जगहों पे तो हम सुसुप्ता अवस्था को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, परंतु मूंगफली में सुसुप्ता अवस्था होना आवश्यक है। पता क्यों? कई फसलों में जिनमें सुसुप्ता अवस्था नहीं होती है, उनमें जब हम मूंगफलियां पैदा होती है भूमि के अंदर, तो भूमि के अंदर ही मूंगफली अंकुरित हो जाती है। भूमि के अंदर ही मूंगफलियां अंकुरित हो जाती है, उखाड़ने से पहले ही। मूंगफली बेकार हो जाएगी वो अगर अलग पहले से ही अंकुरित हो जाएगी तो। इसीलिए मूंगफली में सुसुप्ता अवस्था का होना आवश्यक है, और जो फैलने वाली किस्मों में पाई जाती है। लेकिन झुमका जातियों में, गुच्छेदार जातियों में सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। झुमका किस्मों में सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती है। इसीलिए झुमका किस्मों में खड़ी फसल में जो है आपको MH250 ppm का छिड़काव करना पड़ता है सुसुप्ता अवस्था के लिए, वरना मूंगफलियां वहीं खराब हो जाएगी, उखाड़ने से पहले ही बीज वहीं अंकुरित हो जाता है। तो ऐसी अवस्था में इसमें सुसुप्ता अवस्था का बहुत महत्व है मूंगफली में। तो फैलने वाली किस्मों की बात हमने विशेषताएं बात करी। अब इसमें देखो आप, उन्नत किस्मों में RS1, RSB 87, M18 इसको चित्रा कहते हैं, M13 किस्म है इसको चंद्रा कहते हैं। ये बहुत मोटी बड़ी वाली मूंगफली है M13, मोटी साइज, बिग साइज की मूंगफली आती है M13। इसके बाद बात करेंगे हम गुच्छेदार या झुमका जातियों की। पत्तियों का रंग हल्का होता है, 100 से 120 दिन में तैयार हो जाती है, और इसमें सुसुप्ता अवस्था नहीं पाई जाती। इसीलिए खड़ी फसल में MH मैलिक हाइड्रेजाइड का स्प्रे किया जाता है। इसका स्प्रे प्याज में भी करते हैं हम। प्याज में भी, प्याज भंडारण के दौरान अंकुरित नहीं हो, इसीलिए खेत में ही, खड़ी फसल में ही, उखाड़ने से पहले ही MH का मैलिक हाइड्रेजाइड का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि वो भंडारण के दौरान अंकुरित नहीं हो। तो और इसकी किस्मों की बात हम करें तो AK1224, KSG2, JL24 जो 90 दिन की फसल है, PG1, RG141, SB11, GG2, J38, ज्योति और T32 किस्में हैं। जो कौन सी किस्में? ये गुच्छेदार किस्में हैं। कुछ किस्में बीच की है, अर्धविस्तारी HNG10, RSB 87 और RS138। ये इस प्रकार से दो प्रकार की किस्मों की चर्चा करी हमने, और इनके पौधे इस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो आपको समझ में आने के लिए देखो, ये फैलने वाली किस्में हैं और ये बंची झुमका गुच्छेदार किस्में हैं। अब हम मूंगफली में एक इंपॉर्टेंट चीज है, सिंचाई बहुत इंपॉर्टेंट है। मूंगफली में हालांकि खरीफ की फसल में उगाते हैं, समय पर बरसात हो जाती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर समय पर बरसात नहीं होती है और इरिगेशन के आधार पर हम फसल उगा रहे हैं, तो उसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं मूंगफली की, सर्वोत्तम उपज प्राप्त करने के लिए क्रांतिक अवस्थाओं पर सिंचाई किया जाना आवश्यक है। तो जो मूंगफली की क्रांतिक अवस्थाएं हैं, वो क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी? 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। 3 सिंचाई की आवश्यकता होती है। एक तो है पुष्पन अवस्था, फूल आते समय, जो कि 35 से 40 दिन में आती है। दूसरी पेजिंग क्रिया, पेगिंग, सुइयां बनती है। निषेचन के बाद जो सुइयां बढ़ती है ना, नीचे की तरफ गमन करती है मूंगफलियां, उसको पेगिंग कहते हैं। पेगिंग कह दो, पेजिंग कह दो, या सुइयां बनना कह दो, वो 55 दिन पे आती है। और इसके बाद मूंगफली का निर्माण होता है 65 से 70 दिन की अवस्था पर। 65 से 70 दिन की अवस्था पर उस समय भी सिंचाई किया जाना आवश्यक है। तो ये 3 क्रांतिक अवस्थाएं हैं मूंगफली की, जिनके समय सिंचाई करना आवश्यक होता है। इनको क्रांतिक अवस्थाएं कहते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, उपज मिल जाती है भैया 2 तरह की किस्में। गुच्छेदार किस्में जो है उनमें 10 से 12 क्विंटल उपज मिल जाती है, जबकि फैलने वाली किस्मों से
15 से 17 क्विंटल उपज मिल जाती है। मूंगफली में एक विशेष बात है कि मूंगफली भंडारण के दौरान बहुत जल्दी खराब होती है, इसलिए भंडारण मूंगफली को जब भंडारित करें तो उसमें नमी का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर थोड़ी सी भी नमी ज्यादा रह जाती है तो मूंगफली बहुत जल्दी खराब हो जाती है, इसलिए नमी का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा मूंगफली में। और नमी कितनी रखी जाती है, देखिए आप, मूंगफली में 5 से 8% नमी रखी जाती है। 8% से बिल्कुल भी अधिक नमी नहीं रखी जाएगी, मूंगफली खराब हो जाएगी। और मूंगफली में खराब होने का कारण आपको बता दूं, एक फंगस आती है, एक कवक आता है एस्परजिलस, जो कि मूंगफली में जड़ से संबंधित रोग भी पैदा करता है। वो जड़ सड़न रोग भी पैदा कर देता है खड़ी फसल में। खड़ी फसल में एस्परजिलस जड़ सड़न रोग भी पैदा कर देता है। और ये मूंगफली के दाने के साथ आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ गया तो कोई बात नहीं, पर नमी थोड़ी सी भी ज्यादा रह गई तो वहां पर अपनी वृद्धि करके सारी मूंगफली को खराब कर देगा, सारी मूंगफली को खराब कर देगा। अंदर ही अंदर दाना खत्म हो जाएगा और पूरी काई, कवक, फंगस, एस्परजिलस फंगस उग जाएगी मूंगफली के अंदर और पूरा दाना खत्म हो जाएगा। उस एस्परजिलस के कारण उसमें एक जहर का जैसा पदार्थ, जहरीला पदार्थ होता है, एफ्लाटोक्सिन। क्या नाम है? एफ्लाटोक्सिन बन जाता है, जिसका प्रभाव नुकसान करता है मनुष्य को। पशुओं को अगर खाने में आ जाता है तो ये जहर का काम करेगा और ये इसको बोलते हैं एफ्लाटोक्सिन। ये एस्परजिलस जो फंगस है, एस्परजिलस फ्लेवस, इससे स्त्रावित होता है एफ्लाटोक्सिन। क्या स्त्रावित होता है? एफ्लाटोक्सिन। तो मूंगफलियों के भंडारण में विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। 5 से 8% नमी रखी जानी चाहिए। 8% से ज्यादा नमी होने पर मूंगफलियां खराब हो जाती है। उसका जिम्मेदार है कवक, उस कवक का नाम है एस्परजिलस फ्लेवस। और एस्परजिलस फ्लेवस जो कवक है, फफूंद है, वो निकालता है एफ्लाटोक्सिन, स्त्रावित करता है, और वो एक जहरीला पदार्थ है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसान कर सकता है। इसलिए नमी का विशेष ध्यान रखा जाता है मूंगफली के अंदर। अब मूंगफली तैयार हो गई भैया, मूंगफली अलग काटने की हार्वेस्टिंग अलग प्रकार से की जाती है। मूंगफली में सिंचाई करने के बाद हार्वेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि अंदर से मूंगफली भूमि में से निकाली जानी है। तो आजकल उसके लिए मशीनें आती है, जिसको बोलते हैं डिगर मशीन। क्या बोलते हैं? डिगर मशीन कहा जाता है। और डिगर मशीन को ट्रैक्टर के पीछे लगाकर, ये डिगर होती मशीन, और ये ट्रैक्टर के पीछे लगाकर इसका उपयोग करके भूमि के अंदर से मूंगफली निकाली जाती है। इस प्रकार का उपकरण प्रयोग में लिया जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डिगर मशीन। क्या बोलते हैं? डिगर, यानी डिगिंग करने वाला, खोदने वाली मशीन, डिगर मशीन कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिगर मशीन कहते हैं। अब हम मूंगफली की फसल में लगने वाले रोगों और कीड़ों की बात करेंगे। हम कुछ रोग तो ऐसे हैं जो कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो चर्चा कर लेंगे। जैसे कीड़ों की बात करें अपन, सफेद लट इसका बहुत बड़ा दुश्मन है, तो सफेद लट की तो हम बात कर चुके हैं, अलग से कीड़ों में बात कर चुके हैं, और कई फसलों में, आपकी मूंग में, आपकी उड़द में, सब में चर्चा कर चुके हैं। कोई बात नहीं, अभी पहले अपन कुछ रोगों की बात करते हैं, उसके बाद कीड़ों की बात करेंगे। मूंगफली में एक रोग लगता है जिसका नाम है टिक्का रोग। क्या नाम है? नाम से ही लग रहा है, देखो आप, टीका, काले काले टीके लग गए, काले काले टीके लग गए। पहले पत्तों पर आते हैं, और ज्यादा संक्रमण होगा तो फिर तने पर आएंगे, और ज्यादा संक्रमण होगा तो फिर मूंगफली अंदर, भूमि के अंदर मूंगफली तक भी पहुंच जाएंगे और मूंगफली को भी खराब कर देगा। कौन? टिक्का रोग। तो स्टार्टिंग में ही हम इसका रोग कर लें, बचाव रोगों से कर लेंगे तो आपको फसल के नुकसान से बच सकते हैं अपन। तो ये पहली बात, तो ये फैलता कैसे है? इस रोग को फैलाने के लिए फंगस है, सर्कोस्पोरा फंगस, एक कवक है। क्या नाम है? कवक है, फफूंद है, सर्कोस्पोरा नाम है उसका। और ये 2 प्रकार का है एक्चुअल में, एक तो ये और एक ये, एरेचिडिकोला और पर्सोनेटा। जो अर्ली लीफ स्पॉट आता है, अर्ली अवस्था में आता है, उसमें तो फंगस अलग, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला है। जो लेट आता है, देरी से आता है मूंगफली की फसल में, उसका नाम है सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। 2 प्रकार के फंगस है, सर्कोस्पोरा एरेचिडिकोला और सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। लेट जब आता है तो पर्सोनेटा आता है, जल्दी जब आता है तो एरेचिडिकोला आता है। ठीक है, ये तो हो गया बात फंगस की।
ये फंगस इस रोग को फैलाती है। ये 2 प्रकार की होती है। अब बात करेंगे लक्षणों की। मूंगफली के फसल में किस प्रकार से लक्षण आते हैं, डायग्राम से समझ सकते हैं अपन। देखो ये डायग्राम है। ये मूंगफली में इस प्रकार से काले काले चकत्ते पड़ जाते हैं मूंगफली के पत्तों में। सबसे पहले तो पत्तों पर पड़ते हैं, उसके बाद तने पर भी आ जाते हैं और उसके बाद मूंगफली पर भी पहुंच जाते हैं। देख लो आप, तीनों तरफ, तीनों पे पहुंच गया। सबसे पहले तो कहाँ आए थे, पत्तों पर आए, उसके बाद कहाँ आए, तने पर भी आ गए, उसके बाद कहाँ आए, मूंगफली पर भी पहुंच गए। ये धब्बे, और इन धब्बों की एक खास बात है, ये क्या है, इन धब्बों के चारों तरफ एक येलो हेलो होता है। येलो हेलो क्या होता है, देखो इधर ध्यान से देखो। मूंगफली के पत्तों में ये काला काला दाग बन गया, इसके चारों तरफ एक हल्का पीला कवर, देखो आप, देखो इधर समझाता हूं मैं आपको। ऐसे काला कोई दाग बना हुआ है, तो इसके चारों तरफ पत्ती जब होती है ना, पत्ती है ये, जैसे पत्ती है, ये दाग है काले रंग का, तो इसके चारों तरफ एक कवर और मिलेगा, और पीले रंग का एक छाया रहती बाहर। जैसे हम चांद को देखें तो चांद तो होता ही होता है, उसके चारों तरफ एक सर्किल होता है जिसको हेलो बोलते हैं। हेलो क्या बोलते हैं, हेलो। उसका जो आभा होती है चारों तरफ, एक रिंग होती है पीले रंग की, उसको क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तो एक येलो हेलो रूपी एक रिंग सी बाहर दिखाई देती है इस काले धब्बे के चारों तरफ, और यही इस रोग की पहचान है। इस रोग की मुख्य पहचान क्या है, काले धब्बे और उसके चारों तरफ येलो हेलो। काले धब्बे और उसकी चारों तरफ येलो हेलो, इसका टिक्का रोग का ये लक्षण है। ठीक है, इस प्रकार के लक्षण आते हैं, इस फफूंद से फैलते हैं। अब करेंगे क्या बचाव के लिए, एक तो ये तरीका है कि ये जो है मृदोड़ रोग है, देख लो आप, सबसे इंपॉर्टेंट सोइल बोर्न रोग है भैया। ये रोग कैसे फैलता है, मृदा से फैलता है। मृदा से कैसे फैलता है, हर साल जब फसल हम पैदा करते हैं, तो हमने जब मूंगफली की हार्वेस्टिंग करी, तो ये रोगग्रस्त पत्ते हैं, ये खेत में गिर जाते हैं। कहाँ गिर जाते हैं, खेत में गिर जाते हैं, और ये खेत में पड़े रहते हैं। यानी ये रोग का जो फफूंद है वो इन धब्बों के साथ खेत में पड़ा है। अगली साल आप फसल बोओगे तो तैयार बैठा वो, अगली साल फिर मूंगफली बोओगे तो फिर आ जाएगा रोग, अगले साल ज्यादा आएगा। तो इसीलिए ये है रोग मृदोड़ है। और मृदोड़ रोगों में क्या करते हैं, मृदोड़ रोगों में सबसे बढ़िया तरीका होता है फसल चक्र को अपनाएं। क्या अपनाएं, फसल चक्र को, क्योंकि वहां पर पहले ही पत्ते वगैरह पड़े हुए, इसके डेब्रिस बोलते हैं उनको, फसल अवशेष, रोगग्रस्त फसल अवशेष पड़े हुए हैं वहां पर। तो वहां पर वो मूंगफली का पौधा उगाएंगे तो वहां पर अगले साल तो पक्का आएगा रोग। इसलिए बचाव के लिए क्या करेंगे कि इस फसल को 1-2 साल उस खेत में मत उगाओ, इसको दूसरी फसल को उगा लो। फसल को चक्र यानी बदल बदल के फसलें उगाना, उसको क्या बोलते हैं, फसल चक्र कहते हैं। तो फसल चक्र अपनाया जा सकता है एक ये। दूसरा, एक रेसिस्टेंट वैरायटी और आती है, प्रतिरोधी, टिक्का रोग प्रतिरोधी किस्म GG2। कौन सी किस्म है भैया, GG2 जो वैरायटी है मूंगफली की, उसमें टिक्का रोग नहीं लगता या कम लगता है, इसलिए इस रोग का, इस किस्म का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद एक और तरीका है कि इसमें अगर रोग खेत में आ ही गया है तो हमको एक फंजीसाइड का छिड़काव करना होगा भैया, डाइथेन M45 का, या फिर इसको डाइथेन M45 या मैंकोजेब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंकोजेब भी कहते हैं। छिड़काव करना पड़ेगा। और एक और है, बीजोपचार भी कर सकते हैं अपन। हमको पता है कि हमारे इस खेत में बीमारी हर साल आती है, तो हम पहले ही बचाव के लिए फसल को बीजोपचार करके बोएं। तो बीजोपचार करने से बोने से क्या होगा, जो जब बीजों को बोएंगे तो जो शुरुआत की अवस्था में, छोटी अवस्था में है, वो बीमारी नहीं लगेगी और फसल को रोग से बचाया जा सकता है। तो ये एक रोग था मूंगफली का, टिक्का रोग। कौन सा रोग भैया, टिक्का रोग। सर्कोस्पोरा नामक फंगस से फैलता है। दूसरा रोग है भैया मूंगफली का दुश्मन है, जड़ सड़न रोग। जड़ें सड़ जाती है, काली पड़ जाती है, रूट रोट और स्टेम रोट। और जब जड़ें पूरी सड़ जाती है तो तने की तरफ भी रोग आ जाता है, तने, जड़ से तने की तरफ आने लग जाता है। देखो इस प्रकार, ये देखो पूरा ये सड़ा हुआ तना और गल है, ये उखाड़ मिट्टी में से जब निकाला ना पौधे को, इस प्रकार का निकला है। देखो आप, ये पूरी जड़ें सड़ गई है, ये थोड़े थोड़े रोम दिख रहे हैं, और ये तने तक भी रोग आ चुका है। देखिए आप, तना भी खराब हो चुका है। इस प्रकार का रोग होता है जो जड़ें और जड़ के साथ, भाई होता क्या है,
जड़ें और क्या ऐसे तो जुड़ी रहती है, नीचे जड़ें हैं फिर तना है, तो सड़ता सड़ता जड़ें सड़ती गई तो ये ऊपर भी आने लग जाता है? तो जड़ और स्टेम रोट कहते हैं इस रोग को, और इस रोग को फैलाने वाले कवक का नाम है भैया एस्परजिलस फ्लेवस। एस्परजिलस फ्लेवस की अभी बात की थी हमने। मूंगफली के दानों में भंडारण के दौरान यह कवक बढ़ जाता है अगर नमी ज्यादा रख दी तो, और वहां पर क्या एफ्लाटोक्सिन नामक जहर का निर्माण हो जाएगा उसके अंदर। तो ये जड़ सड़न रोग भी पैदा करता है एस्परजिलस फ्लेवस नामक का फंगस। एक दो मिलके करते हैं, एक और है मैक्रोफोमिना भी करता है, मैक्रोफोमिना नाम का फंगस भी करता है। और रूट रोट और जड़ सड़न और स्टेम सड़न जो रोग है यह एक मृदा जनित रोग है, सोइल बोर्न है। कौन सा रोग है? मृदोड़ रोग है भैया। कौन सा रोग है? मृदोड़ रोग है। ये मृदा से फैलने वाला रोग है, और मृदा से फैलने वाले रोगों के लिए क्या करेंगे? फसल चक्र अपनाएंगे। क्या अपनाएंगे भैया? फसल चक्र अपनाएंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हो? और ये काम कर सकते हैं भैया, ट्राइकोडर्मा से बीजों को उपचारित करके बोएं। ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद है, यह एक पोलीफेगस फंगस है, यह एक बहुभक्षी कवक है जो कि जड़ों की रक्षा करता है विभिन्न प्रकार के रोगों से। किसी भी प्रकार की रोगजनक फफूंद को जड़ों के पास ही नहीं आने देता है। कौन? ट्राइकोडर्मा। तो इस ट्राइकोडर्मा से बीजोपचार करें, या ट्राइकोडर्मा को खड़ी फसल में भी गोबर की खाद में मिलाकर दे सकते हैं, और उसके बाद सिंचाई कर देंगे तो ये जड़ों तक पहुंच जाएगा। तो ट्राइकोडर्मा का उपचार प्रयोग करना चाहिए। कहां से बचने के लिए? जड़ और तना सड़न रोग से बचने के लिए। अब देखिए आप, दो तो फफूंद की रोग बीमारियां तो पढ़ ली हमने, एक रोग और है जो वायरस से हो रहा है। क्या नाम है? मूंगफली का इस प्रकार का देखो, ये गुच्छा सा बन गया मूंगफली का पौधा, बिल्कुल अकड़ कर ऐसे गुच्छा हो गया, रोसेट हो गया। रोसेट क्या हो गया? रोसेट। और रोसेट डिजीज इसको कहते हैं क्योंकि ये छोटी छोटी पत्तियां हो जाती है, सारी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है और माथाबंदी जैसी हो जाती है रोसेट रोग में। ये वायरस से होने वाला रोग है, और मैंने आपको पहले भी की चर्चा की थी, वायरस से होने वाले रोगों का कोई इलाज नहीं होता है। वायरस का संक्रमण फसलों पर होने का पता पड़ते ही कोई पौधा दिख जाता है रोगग्रस्त, तो उसको उखाड़कर मिट्टी में दबाने देना चाहिए, क्योंकि इन रोगों को खेत में फैलाने का काम कौन करता है? रस चूसक कीड़े। एक काम तो ये करना चाहिए, मिट्टी में दबा देना चाहिए, और खेत के रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए दवा का छिड़काव करना चाहिए। ये दो काम किए जाते हैं। तो इसका जो वाहक है, इस रोग को फैलाने वाला कीड़ा है, रस चूसक कीट है जो फैलाता है, वो एफिड है। कौन है? एफिड। और इस एफिड का नाम है एफिस क्रोसीवोरा। क्या नाम है? एफिड क्रोसीवोरा। इस एफिड को फैलाने वाले कीट का नाम, एफिड का नाम है, रस चूसक कीट का नाम। और इन रस चूसक कीटों को मारने के लिए दैहिक कीटनाशी काम में लेंगे, जो हम बार बार प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। डाइमेथोएट और मिथाइल डेमेटोन काम में लेंगे रस चूसक कीड़ों को मारने के लिए। यही दवा मैं बार बार बता रहा हूं, डाइमेथोएट या मिथाइल डेमेटोन नामक दवा का छिड़काव करेंगे तो ये कीड़ों पर नियंत्रित पालेंगे, और कीड़े मर जाएंगे तो रोग खेत में दूसरे पौधों पर नहीं फैलेगा। हालांकि यह रोग तो होता तो वायरस से है, पर इसका वाहक एफिड है। कौन है? एफिड। अब हम बात करेंगे सफेद लट की और दीमक की। दीमक तो ज्यादा तो रबी फसलों में नुकसान करता है, क्योंकि ये पानी से दूर भागता है, और खरीफ की फसलों में पानी बरसात आती रहती है, तो ये तो तभी नुकसान करेगा जब बरसात नहीं आई कई दिनों से, तो फिर वो जड़ों तक पहुंच जाता है, फिर नुकसान करने लग जाता है। तो सफेद लट का सबसे प्यारा भोजन है मूंगफली। सबसे ज्यादा नुकसान सफेद लट करती है मूंगफली को। राजस्थान में मूंगफली को सफेद लट बहुत नुकसान करती है। सफेद लट का नाम क्या है? होलोट्रिकिया कॉन्सिंग्विनिया। पता है? सी आकार की मोटी लट है, पता है? इसका जो गर्भ तो इसकी लट है, और बीटल इसका एडल्ट है। कई बार चर्चा की हमने है। और नियंत्रण का क्या तरीका है भैया? वही, पहली बरसात आएगी उस समय प्रयास करने पड़ेंगे, वरना तो नियंत्रण किया जाना इसका संभव नहीं है, क्योंकि ये तो मिट्टी में गहराई पर बैठी रहती है। सफेद लट। दूसरा है दीमक। ये जो है एक सामाजिक प्राणी है,
समाज के रूप में रहता है, कॉलोनी के रूप में रहता है, श्रमिक है, नर, मादा, रानी, लेबर, कई तरह के इसमें क्लासिफिकेशन होता है। इसके अलग अलग प्रकार के इसके दीमक के कीट होते हैं और ये जड़ों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। ओडोंटोटर्मस ओबेसा इसका नाम है। क्लोरोपाइरिफोस दवा है जो बीजोपचार के रूप में और खड़ी फसल में प्रयोग करके दीमक से बचा जा सकता है। सिंचाई करके बचा जा सकता है क्योंकि पानी से दूर भागती है। सड़ी हुई गोबर खाद डालेंगे, कभी भी कच्ची गोबर खाद डालेंगे आप तो दीमक उसमें ज्यादा आती है। इस प्रकार से भी इस पर काबू पाया जा सकता है दीमक पर। ये हमारी आज मूंगफली की फसल कंप्लीट होती है। अब अगली क्लास में हम अगली तिलहनी फसल का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।